चलिए देखते हैं। तो अब है आपके पास दैट इज पर्टिकुलर हाउ योर हार्ट इज बेसिकली वर्किंग। ठीक है जी। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि ह्यूमन बीइंग का हार्ट जो है वो मायोजेनिक हार्ट है। मैमल्स में जो बेसिकली हार्ट पाई जाती है वो मायोजेनिक हार्ट होती है। अब मायोजेनिक हार्ट का मतलब क्या हुआ, एक तरह की मसल है जो मॉडिफाई हो गई है और वो जनरेट करती है आपके पास एक स्पेसिफिक टाइप का पोटेंशियल, जो आपके पास कहीं ना कहीं हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और कहीं ना कहीं एक्सपैंड करने में आपके पास हेल्प करता है। ध्यान दीजिए फिर से क्या चीज लिखी मैंने, ह्यूमन का हार्ट मायोजेनिक हार्ट है। मायो का मतलब होता है मसल, और उस मसल के अंदर आपके पास एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जनरेट करने की कैपेबिलिटी है। मीन बाय ह्यूमन का हार्ट जो है वो आपके पास मायोजेनिक हार्ट टोटली है, क्योंकि हमारे हार्ट के अंदर एग्जैक्टली में एक साइनो ऑरिकुलर नोड होती है जो आपके पास राइट वाले ऑरिकल के अंदर आपके पास प्रेजेंट होती है, जिसमें आपके पास अपने आप से पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होती है, और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कहीं ना कहीं हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करने में आपको हेल्प करते हुए दिखती है। कई बार उसी पर्टिकुलर एसए नोड को या साइनो ऑरिकुलर नोड को हम नोडल फाइबर के नाम से जानते हैं, क्योंकि आपके पास पर्टिकुलरली वो जो नोडल फाइबर है वो आपके पास अपने आप से कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको जनरेट करता हुआ दिखाई पड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस मायोजेनिक हार्ट की जो दूसरी कैपेबिलिटी होती है वो कैपेबिलिटी ये भी है, अगर आपकी बॉडी में से इस हार्ट को निकाल दिया जाए और कुछ समय के लिए इसको विदाउट एनी न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करते हुए रख भी दिया जाए, तो भी ये पर्टिकुलर हार्ट जो है कुछ समय के लिए धड़क सकता है। और अगर आप एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आती है जिसको रिंगर सॉल्यूशन कहते हैं, RINGER, रिंगर सॉल्यूशन में अगर इस पर्टिकुलर हार्ट को अगर आप इंसर्ट कर दें और उसको पर्टिकुलर प्रॉपर न्यूट्रिशन और आपके पास फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते रहे, तो आपके पास ये हार्ट जो है बॉडी से बाहर रहने पर भी कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक अभी भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है, एक्सपेंशन कर सकता है, तो वो पर्टिकुलर हार्ट कहलाता है मायोजेनिक हार्ट। दूसरे हर्ट होते हैं आपके पास न्यूरोजेनिक हर्ट। अब न्यूरोजेनिक हर्ट में क्या होता है, ये लोअर वर्टिब्रेट्स का फीचर होती है, जहां पर आपके पास हर्ट के इनसाइड में कोई पर्टिकुलर आपके पास ऐसा पर्टिकुलर नोडल फाइबर नहीं है जो अपने आप में एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जनरेट कर दे सकता है। तो हार्ट की जो आपके पास एग्जैक्टली में कॉन्ट्रैक्शन करवाने का जो रोल प्ले होता है यहां पर, वो है न्यूरॉन्स के थ्रू, और आपके पास वो न्यूरॉन्स आपके पास निकल आकर आती हैं दैट इज नर्वस सिस्टम से, और यही नर्व फाइबर हार्ट के सरफेसेस के ऊपर कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड होती हैं, और वही नर्व फाइबर के थ्रू जो इंपल्स आती है वो हार्ट को धड़काने में हेल्प करती हैं। अब अगर इस हार्ट को बॉडी से बाहर निकाल दीजिए, अब चाहे रिंगर सॉल्यूशन में डाल दीजिए, ये हार्ट में कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है, क्योंकि इसके पास हार्ट के इनसाइड में कोई भी पर्टिकुलर फाइबर नहीं है जो एग्जैक्टली में उस पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है जो जरूरत वाला है। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब क्या लिखते हैं, जो साइनो ऑरिकुलर नोड होती है वो आपके पास 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जनरेट कर सकती है। अब जब वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है तो ध्यान दीजिए कि हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एक समय रिलैक्स करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन आप एक बीट काउंट करेंगे। फिर से ध्यान दीजिए, कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन आप एक बीट काउंट करेंगे, तो 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स आपका हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा है। लेकिन इसमें से हम जो स्पेसिफिक हार्ट बीट के बारे में पढ़ते हैं वो हार्ट बीट क्या है, दैट इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट which is actually contraction and expansion occur separately in atrial and ventricle। अब ध्यान दीजिए, ऑरिकल की कॉन्ट्रैक्शन अलग है, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन अलग है। अब इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि हार्ट बीट एग्जैक्टली में जनरेट हो रही है, इसीलिए मैंने कहा ना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा पूरा का पूरा और हार्ट रिलैक्स करेगा पूरा का पूरा। और ये जो पर्टिकुलर हार्ट बीट है इसको आप वेंट्रिकुलर बीट भी कहते हैं या एपेक्स बीट भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिए क्यों हमने ये चीज कही, क्योंकि जो आपके पास लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है उस लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में जब आपके पास कॉन्ट्रैक्शन होगी तभी तो एग्जैक्टली में ब्लड कहां पर जाएगा आपके पास, पर्टिकुलरली इनटू द बॉडी।
और वो वाला ब्लड कैसा होगा? सिस्टमिक, आपके पास सर्कुलेशन में जाने वाला ब्लड, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक और चीज के बारे में मैं बात करने वाला हूं। देखिए क्या बात करने वाले हैं। हमें ये मालूम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पड़ी है, और वही ऑक्सीजन कहीं ना कहीं आपके पास जो ऑर्गेनिक कंटेंट है बॉडी के अंदर उसको डिग्रेड करने के लिए जरूरी होती है। और वो ऑर्गेनिक आपके पास जो कंपोनेंट्स है वो आपके पास फूड कंपोनेंट्स है, उन फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हमने एक पर्टिकुलरली बायोमॉलिक्यूल के अंदर कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ा भी था, और रेस्पिरेशन में भी इसको डील किया था कि आपके पास जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और ऑक्सीजन जब आपको अवेलेबल होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है एज सच आपके पास बाय प्रोडक्ट एलिमिनेट होते हुए आपको दिखाई पड़ते हैं। अब ध्यान देने वाली क्या बात है, अगर तो आपका हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम बीट कर रहा है, इसका मतलब ये होगा ऑन एन एवरेज आपकी बॉडी के अंदर जो बायोमॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है वो नॉर्मली हो रहा है। इसका मतलब यहां से ये भी समझ कर आता है कि अगर आपके पास हार्ट बीट ज्यादा हो जाए 1 मिनट के अंदर, अगर आपका हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का फंडामेंटल 72 टाइम से ज्यादा करना शुरू कर दे, तो आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का या आपके पास बायोमॉलिक्यूल्स का जो ब्रेकडाउन होना शुरू होगा वो बहुत ज्यादा फास्टर रेट पर होगा, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वही चीज अगर आपके पास हार्ट बीट अगर स्लोअर हो गई, 72 टाइम से कम होती जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बायोमॉलिक्यूल उतने फास्टर रेट के ऊपर ब्रेकडाउन नहीं करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसको इनडायरेक्टली मैं कोट कर करने की कोशिश कर रहा हूं, वो है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिज्म में दो चीजें आती हैं, एक कैटाबॉलिज्म एक एनाबॉलिज्म। तो पहले होगी कैटाबॉलिक प्रोसेस, उसके बाद होती है एनाबॉलिक प्रोसेस। अब ध्यान दीजिए, कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होना है, और ब्रेकडाउन फिर से किसका होना है? बायोमॉलिक्यूल का ही होना है। अब मान लीजिए अगर हार्ट रेट आपके पास कम हो गई तो आपके पास बायोमॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करने का रेट भी कम हो गया, इसका मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट कम। हार्ट रेट कम होगी तो बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा, अगर हार्ट रेट ज्यादा होगी तो बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा हो। अब ध्यान दीजिए, जिन लोगों की बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होती है उन लोगों की ये कैपेबिलिटी होती है कि वो फास्टर टाइम पीरियड के साथ में आपके पास काम करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, बहुत तेजी से काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की एक प्रॉब्लम और होती है, वो नर्वस हो जाते हैं बहुत ज्यादा जल्दी। लेकिन दूसरी जगह की ओर जहां पर आप पर्टिकुलर जिन लोगों का हार्ट रेट जो है वो जरूरत से कम होता है, उन लोगों की बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कम होगी, और अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगी तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा लेथार्जिक होते हैं। आप अपने आप को भी देखकर चलिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका हार्ट रेट भी कम है इसीलिए बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है, और बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है तो आप लोग लेथार्जिक होते जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, जिन लोगों का बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा उन लोगों में आपके पास कहीं ना कहीं ओबेसिटी बहुत कॉमन आएगी, क्योंकि फूड उतने फास्टर आपके पास पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि आपके पास हार्ट रेट ही कम है। तो ये पर्टिकुलर आपको ध्यान देना है। और जिन लोगों की आप देखिएगा हार्ट रेट ही ज्यादा है, उनकी बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है, और ऐसे लोग हमेशा लीन टाइप के होते हैं, ज्यादा पतले आपको ऐसे ही लोग दिखाई पड़ते हैं। और मोटे लोग जो दिखाई पड़ेंगे आप ध्यान देकर चलिएगा, उनकी हार्ट रेट कम होती है, इसीलिए उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कम है, इसीलिए उनके अंदर ओबेसिटी दिखाई पड़ती है। और जिन लोगों की हार्ट रेट ज्यादा है उनकी बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है, इसलिए वो लोग हमेशा लीन आपको दिखाई पड़ते हैं, पतले दिखाई पड़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक और चीज से हम हार्ट रेट को या हार्ट बीट को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, वो है साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल सी चीजें मैंने अभी भी बताई। ओबीज लोग मोटे हो गए हैं, मीन बाय उनका वजन ज्यादा है, और वजन ज्यादा है तो ऐसे लोगों की क्या हार्ट रेट आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगी? नहीं दिखाई पड़ेगी, हार्ट रेट कम है। इसका मतलब जितने छोटे साइज का आपके पास ऑर्गेनिज्म होगा, ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो पर्टिकुलर आपके पास हार्ट रेट होगी वो आपके पास बहुत ज्यादा होगी। अब चूहे की बात कर ले, अब देखिएगा चूहा बहुत तेजी से भागता है, रैबिट बहुत तेजी से भागता है, क्यों? क्योंकि साइज उनका बहुत छोटा है, चूहे का साइज बहुत छोटा है ना, इसलिए बहुत ज्यादा स्पीड से भाग सकता है। स्पीड से क्यों भाग सकता है भैया? उसकी बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है, जो आपके पास पर्टिकुलर ऑर्गन तक ऑक्सीजन जो पहुंचती है वो बहुत ज्यादा फास्टर वे में पहुंचती है, फास्टर टाइम पीरियड के साथ पहुंचती है, इसीलिए उसको बार बार एनर्जी को बनाने में कोई मुश्किल नहीं आती है, और बहुत ज्यादा तेजी से उसकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन हो रही होती है, इसीलिए वो बहुत तेज भागता है, चढ़ाई बहुत तेजी से चढ़ सकता है। लेकिन वही हाथी देखो,
बहुत ज्यादा जाइंट ऑर्गेनिज्म है। अब ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बेसल मेटाबॉलिक रेट तो बहुत ही कम होगी। इसका मतलब हार्ट जो है जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए चाहिए एलिफेंट के अंदर, वो आपकी रिक्वायरमेंट एज सच में वो हार्ट उतना फास्टर लेवल के ऊपर कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो ये पक्का से ध्यान देते हुए चलिएगा। तो ध्यान देकर चलना है, जो मैमल है जिसमें श्रीव आती है, श्रीव बेसिकली रैट ही है, तो उसमें पर्टिकुलर आपके पास फास्टेस्ट कहीं ना कहीं हार्ट रेट होती है और फास्टेस्ट आपके पास वर्केबिलिटी इसी पर्टिकुलर श्री की होती है। लेकिन जो ब्लू व्हेल है बहुत बड़ी लार्जेस्ट जाइंट ऑर्गेनिज्म है और इसकी आपके पास जो हार्ट बीट निकल कर आती है वो है आपके पास 25 टाइम्स पर मिनट। तो ये ध्यान देकर चलिएगा कि ब्लू व्हेल के अंदर आपके पास हार्ट रेट सबसे कम होगा, इसीलिए कहीं ना कहीं बेसल मेटाबॉलिक रेट भी इसी पर्टिकुलर ब्लू व्हेल का सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा कम वर्किंग एफिशिएंसी ब्लू व्हेल में है, सबसे ज्यादा वर्किंग एफिशिएंसी आपके पास रैट के अंदर होती है, श्रीव के अंदर होती है, जो मैमल्स के अंदर आपके पास आते हैं। तो ये चीज आपने पक्का से ध्यान देते हुए चले। कभी कभार हमें लगे कि मैमल्स थोड़ी हो सकते हैं जिनकी बेसल मेटाबॉलिक रेट सबसे ज्यादा हो, लेकिन याद करिए कि मैमल में बहुत सारे आपके ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो श्रीव में आपके पास सबसे ज्यादा एग्जैक्टली में कहीं ना कहीं आपको पर्टिकुलरली हार्ट रेट दिखाई पड़ता है। तो ये आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। अब जरा देखिएगा, हार्ट बीट के दो कंपोनेंट है। मैंने कहा था ना हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा एक बीट में। अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो हार्ट बीट में या हार्ट में हम वर्ड यूज करते हैं वो है सिस्टोल। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मीन बाय हार्ट सिस्टोल कर रहा है, और हार्ट अगर रिलैक्स कर रहा है तो हम वर्ड यूज करेंगे कि हार्ट डायस्टोल की कंडीशन के अंदर, रेस्ट की कंडीशन के अंदर। अब देखिए क्या लिखता है कि एक हार्ट बीट के दौरान में सिस्टोल और डायस्टोल दोनों होती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक जगह पर आपको दिखेगा कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रह गया, वो कभी रिलैक्स्ड कंडीशन में नहीं आएगा। एक हार्ट बीट में सिस्टोल और डायस्टोल दोनों होता है, जिसमें आपके पास ऑरिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऑरिकल भी रिलैक्स करते हैं, वेंट्रिकल भी रिलैक्स करते हैं। अब ध्यान दीजिए क्या लिखता है, हार्ट बीट को लिसन करने के लिए, सुनने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है वो है आपके पास स्टेथोस्कोप, जिसको आपके पास लेनेक नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने इन्वेंट कर दिया था। ध्यान दीजिए ये एम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी कि स्टेथोस्कोप की इन्वेंशन जो थी वो किसने की थी, तो लेनेक नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने आपके पास स्टेथोस्कोप को इन्वेंट किया, जिससे आप हार्ट बीट्स को सुन सकते हैं, मीन बाय कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के हार्ट का पता लगा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट जो यहां से निकल कर आता है वो आपके पास कि हार्ट बीट को रेगुलेट कैसे करेंगे। अब देखिए हमने ये तो पढ़ लिया कि साइनो ऑरिकुलर नोड में एवरेजली 72 टाइम्स आपके पास एक मिनट के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो उसको बढ़ाएंगे और घटाएंगे कैसे, और उसके बाद नॉर्मल उसको कैसे लेकर आएंगे, तो उसको चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हार्ट बीट को रेगुलेट करने के हमारे पास दो मैकेनिज्म है, एक है नर्वस रेगुलेशन और एक है आपके पास हार्मोनल रेगुलेशन। याद करिएगा जब रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने डील किया था वहां पर भी दो तरह की रेगुलेशन पड़ी थी, एक नर्वस रेगुलेशन और एक केमिकल कंट्रोल। अब यहां पर भी जरा ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए दो तरह की मैकेनिज्म हमारे पास अवेलेबल है, एक है नर्वस रेगुलेशन और एक है हार्मोनल रेगुलेशन। अब देखिए क्या है, नर्वस रेगुलेशन में हम बात करेंगे कार्डियक सेंटर के बारे में। तो कार्डियक सेंटर जो है वो आपके पास मेडुला ऑब्लोंगेटा में ही पड़ी हुई है, जिस तरह से रेस्पिरेटरी सेंटर आपके पास मेडुला ऑब्लोंगेटा में पड़ा हुआ है। मीन बाय रेट एंड रिदम ऑफ द हार्ट बीट को मेंटेन करने का काम मेडुला ऑब्लोंगेटा करती है। मेडुला ऑब्लोंगेटा को सिर्फ ये पता है कि आपके पास 72 टाइम्स पर मिनट आपके पास हर एक मिनट के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसको मुझे मेंटेन करना है, जो एसए नोड मुझे जनरेट कर दे रही है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए क्या लिखता है, कार्डियक सेंटर जो है वो दो तरह के सेंटर से कंपोज्ड ऑफ होती है, एक होती है कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर और एक है कार्डियो एक्सीलरेटरी सेंटर। अब ध्यान दीजिएगा अपने आप ही वर्ड जी समझ आती है। एक्सेलरेशन का मतलब वो तेज करना, तो कार्डियो एक्सीलरेटरी सेंटर जो होगा वो हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करेगा और कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर आपके पास हार्ट रेट को डिक्रीज करने का काम करेगा। अब देखिए क्या चीज लिखता है, कार्डियो इनहिबिटरी जो सेंटर होती है जो आपके पास एसए नोड के साथ कनेक्ट होगी, वो किसके थ्रू कनेक्ट होगी, थ्रू दी वेगस नर्व और दी पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। देखिएगा क्यों,
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होती है वो एसिटाइलकोलिन नाम का एक पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती हैं और वो एसिटाइलकोलिन वेगस नर्व के ऊपर एक्ट करता है और वेगस नर्व जो है वो हार्ट के सरफेस पर है। तो वेगस नर्व की जब भी स्टिमुलेशन होती है उस दौरान में हार्ट रेट जो है वो कम हो जाता है। तो कार्डियो इनिबिटरी सेंटर आपके पास पर्टिकुलर वेगस नर्व के कंट्रोल में है। तो वेगस नर्व जब जब आपके पास एक्साइट होगी तब तक आपके पास में हार्ट रेट जो कम हो जाती है। लेकिन कार्डियो एक्सेलेटरी सेंटर में आप जरा ध्यान देने की कोशिश करेगा, ये आपके पास एसए नोड के साथ ये भी एसोसिएट होता है, लेकिन किसके थ्रू आपके पास एसोसिएटेड है? थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व फाइबर। अब ध्यान दीजिएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होते हैं वो आपके पास एपिनेफ्रिन को रिलीज कर देते हैं या आपके पास में जिसको हम एड्रेनालिन कहते हैं, और साथ ही में आपके पास नॉर एड्रेनालिन को भी रिलीज कर देते हैं जो आपके पास एग्जैक्टली में हार्ट बीट को इंक्रीज करने का काम करता है। अब ध्यान दीजिए, कार्डियो इनिबिटरी सेंटर में एसिटाइलकोलिन की मदद ली जा रही है ताकि हार्ट रेट को डिक्रीज कराया जाए, और कार्डियो एक्सेलेटरी सेंटर के अंदर आपके पास एड्रेनालिन की मदद ली जा रही है जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ती है। आप ध्यान दीजिए कि एड्रेनालिन है क्या, एपिनेफ्रिन है क्या? एक तरह का स्ट्रेस आपके पास बियर करने वाला आपको हार्मोन है, और वो हार्मोन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो किसके थ्रू रिलीज हो रहा है? दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की पोस्ट गैंग्लियोनिक आपके पास में नर्व फाइबर के थ्रू आपके पास रिलीज हो रही है, जो कहीं ना कहीं हार्ट रेट को आपको बढ़ाने में मदद कर रही है। तो ये चीज आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलनी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछी जाती है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आती है हार्मोनल रेगुलेशन। देखिए फिर से मैं वही बात कर रहा हूं कि आपके पास पहली चीज आई एड्रेनालिन और दूसरी नॉर एड्रेनालिन। जरा सा हम वर्ड को चेंज करते हुए पढ़ेंगे क्योंकि हार्मोन आपके पास कहीं ना कहीं एंडोक्रीन ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। तो यहां पर जो एंडोक्रीन ग्लैंड के बारे में बात करेंगे वो है आपके पास एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड की जो आपके पास इनर लेयर होती है उसको कहते हैं एड्रीनल मेडुला, आउटर को कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो एड्रीनल मेडुला आपको वो हार्मोन सीक्रेट कर देती है दैट इज एड्रेनालिन, एंड दूसरे आपके पास नॉर एड्रेनालिन। दोनों का रोल है आपके पास हार्ट रेट को आपको एक्सीलरेट कर देना, उसको बढ़ाकर देना। लेकिन एड्रेनालिन जो होती है वो ड्यूरिंग दी स्ट्रेस कंडीशन हार्ट रेट को बढ़ाती है, और आपका जो पर्टिकुलर नॉर एड्रेनालिन होता है वो आपके पास नॉर्मल कंडीशन में जिस समय कोई स्ट्रेस भी ना हो उस दौरान में भी उस हार्ट रेट को बढ़ाने की वो कैपेबिलिटी आपको रखता है। तो ये भी चीज आपने ध्यान देते हुए चलनी है। दूसरी ध्यान देते हुए क्या चलनी है देखिएगा जरा, एक आप यहां पर एक और ग्लैंड के बारे में बात करेंगे वो है थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड बेसिकली एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम थायरॉक्सिन है। अब देखिए क्या लिखता है, थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन इनडायरेक्टली हार्ट रेट को इंक्रीज करते हुए आपको दिखता है। अब कैसे दिखता है जरा ध्यान देने की कोशिश करिएगा। थायरॉक्सिन जो है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, और बेसल मेटाबॉलिक रेट तभी आपके पास मेंटेन होती है जब आपके पास ऑर्गन में ऑक्सीजन पहुंचे। ऑक्सीजन किसके थ्रू पहुंचाएगी? हार्ट जब पंप करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ध्यान दीजिए, किसी पर्सन की अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगी तो इसका मतलब उसका हार्ट रेट ज्यादा होगा। हार्ट रेट अगर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपके पास कहीं ना कहीं ऑर्गन तक पहुंचेगी वो भी ज्यादा होगी। अगर ऑर्गन तक जो पर्टिकुलर आपके पास ब्लड पहुंच रहा है ऑक्सीजनेटेड वाला वो ज्यादा है तो ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट भी ज्यादा होगा, और ऑर्गेनिक कंटेंट अगर आपके पास ब्रेकडाउन ज्यादा हो रही है इसका मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट आपके पास ज्यादा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब अगर थायरॉक्सिन हार्मोन बढ़ेगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी। अब इसको अगर रिलेट करना हो मुझे इनडायरेक्टली कि बेसल मेटाबॉलिक रेट कैसे बढ़ा, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट तो तभी बढ़ेगा ना जब आपके पास ऑक्सीजन एक्चुअली में पेनिट्रेट कर आपके पास कहीं ना कहीं ऑर्गन के अंदर जाएगी। इसका मतलब थायरॉक्सिन जो है वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हार्ट रेट को बढ़ाकर बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में मददगार है। अगर थायरॉक्सिन की मात्रा बढ़ेगी तो हार्ट रेट भी बढ़ेगा, तभी जाकर बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब है कहीं ना कहीं हार्ट रेट भी कम हो जाएगी, बेसल मेटाबॉलिक रेट भी आपका कम होने वाला है। तो ये चीज आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलनी है क्योंकि यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एज सच में पूछे जाते हैं।